आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसी कोई पुस्तक है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के खिलाफ है। न छपनी चाहिए, न बिकनी चाहिए, न पढ़ाना चाहिए, न पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसी कोई पुस्तक है जो मजहब के आधार पर भेदभाव करती है, जाति के आधार पर भेदभाव करती है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करती है, किसी भी तरीके से हमारे बीच में भेदभाव करती है, संविधान कहता है न वो छपनी चाहिए, न बिकनी चाहिए, न पढ़नी चाहिए, न पढ़ानी चाहिए। भारत के संविधान में सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जो आदमी गलती से करेगा या गलत आदमी करेगा। ये भारत का संविधान जागरूक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको नहाना है, जागरूक व्यक्ति नहाता है। इसमें कहीं नहीं लिखना है भोजन करना है, हम भोजन करते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि सुबह उठना है, ध्यान करना है, हम करते हैं। तो जो एक जागरूक व्यक्ति है उसके लिए भारत का संविधान नहीं है। मतलब भारत का संविधान रिएक्टिव है, ये कह सकते हैं, न कि प्रोएक्टिव है। जो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला, विवेक वाला अगर अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से करता रहे। इसलिए भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता लिखा ही नहीं है। धर्म सबको जोड़ता है, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता दिया ही नहीं। जैसे भोजन करना है, सांस लेना है, नहाना है, जल पीना है, कहीं नहीं लिखा है। ऐसे धार्मिक स्वतंत्रता शब्द लिखा ही नहीं है। आर्टिकल 25 में रिलीजन वर्ड यूज़ किया और बड़े अच्छी तरीके सोच विचार के वर्ड यूज़ किया। और जो रिलीजियस फ्रीडम दिया उसमें 3 लिमिटेशन दे दिया, 3 बैरियर दे दिया, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। दिक्कत ये हो रही है भारत में कि धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि प्राइमरी स्कूलों में धर्म और रिलीजन के भेद को बताया जाए। मामला कोर्ट में चल रहा है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस हो रखा है कि सबसे पहले प्राइमरी में बताया जाए। उसमें मैंने रिलीजन और धर्म के लगभग 25 अंतर बताए हैं। अगर एक वाक्य में कहूँ रिलीजन और धर्म का अंतर यह है, धर्म सबको जोड़ता है और मजहब आपस में तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। इसलिए आर्टिकल 25 में जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया तो 3 बैरियर लगा दिया, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मजहब फॉलो करते समय ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मजहब को फॉलो करते समय, रिलीजन को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम मत करना जिससे किसी का हेल्थ खराब हो जाए। रिलीजन को फॉलो करते समय, मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम मत करना जो इमोरल हो। तो 3 लिमिटेशन दिया। धर्म पालन में कोई लिमिटेशन नहीं। धर्म आप 100% फॉलो करते रहिए, कहीं लिखा ही नहीं है। और धर्म के बारे में कहीं लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म एक सबको धारण करने योग्य चीज़ें हैं। जो धारण करने योग्य है वो संविधान में लिखा ही नहीं है। ये मतलब पहले से मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें सामान्य विवेक का व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने जीवन में करता है, वो कोई भी बात भारत के संविधान में नहीं लिखी हुई है। लिखी वही है जो आदमी गड़बड़ी से कर सकता है, उसको रोकने के लिए इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है पिछले 75 साल में, वो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले भारत में प्रिवी काउंसिल थी। प्रिवी काउंसिल के सारे जज अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेज़ों को रिलीजन और धर्म का डिफरेंस नहीं पता। वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ धर्म, फ्रीडम ऑफ धर्म को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान के बैठे रहे, तो वो फैसले देते चले गए। बाद में हमारे जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो हमारे जो माननीय जज आए, वो भी चूंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में बैरिस्टर वगैरह हुआ करते थे, उनकी भी पूरी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट एजुकेटेड या इस तरीके की रही, उनको भी ये डिफरेंस नहीं पता रहा, कभी उन्होंने इस पर चिंतन नहीं किया। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन तक एक्सटेंड कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन तक एक्सटेंड कर दिया गया, जो पूरी तरीके से गलत है। एक आर्टिकल 30 दिया गया भारत के संविधान में, जिसमें यह कहा गया कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनको स्कूल खोलने का अधिकार है। मेरे पास ये भारत का संविधान है, आर्टिकल 30 कोई भी खोल के देख सकता है। उसमें लिखा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। ब्लंडर ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पता नहीं कहां से उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का मजहबी तालीम सेंटर खोलने का अधिकार दे दिया। संविधान में क्या कहा गया? आर्टिकल 30 आया किस लिए? आर्टिकल 30 इसलिए आया कि विभाजन हुआ था, गुस्सा था पूरे देश में। संविधान सभा में कुछ लोग थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे। उन लोगों ने बोला कि साहब हम भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि गुस्सा इतना ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट बनेगी वो हिंदुओं की बनेगी, कल को हमें अपना त्यौहार न मनाने दें, फेस्टिवल न मनाने दें, और दूसरा हमारा स्कूल कॉलेज हमें बंद करा दें, तो क्या होगा? तो संविधान निर्माताओं ने एक अलग से चैप्टर जोड़ा। उस चैप्टर का नाम है
कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। याद रखिए, उस चैप्टर का नाम है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो कल्चर की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 29 दे दिया और एजुकेशन की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 30 दे दिया। आर्टिकल 29 में कहा कि भैया देखो, सब लोग अपना अपना त्यौहार मनाएंगे, इसका मतलब कल को उनको ईद मनाने पे, उनके और जो उनके फेस्टिवल्स हैं उसको करने में कोई प्रतिबंध नहीं आएगा। और आर्टिकल 30 में कहा कि भाई ठीक है, अपना स्कूल खोल सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, मतलब आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हो, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, लॉ कॉलेज खोल सकते हो। पहले से आपका एएमयू चल रहा है, उसको सरकार प्रतिबंधित नहीं करेगी, आप उसको भी चला सकते हो। गड़बड़ी यहां हुई है, जो आर्टिकल 30 में रिलीजियस एजुकेशन को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया गया। वो एक शब्द पता नहीं कहां से डाल दिया। तीसरी जो बड़ी गलती हुई है कि माइनॉरिटी कौन होगा, इस पर आज तक विचार नहीं किया गया। अल्पसंख्यक कौन होगा? अब प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यक की यूनिट क्या होगी और अल्पसंख्यक को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होगा? अल्पसंख्यक राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढा जाएगा कि प्रदेश स्तर पर ढूंढा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ढूंढा जाएगा? पहला। दूसरा, अल्पसंख्यक की यूनिट 100 होगी या 1000 होगी या लाख होगी या करोड़ होगी? एक ये भी है। और फिर अल्पसंख्यक किस क्राइटेरिया पर ढूंढा जाएगा? जो धार्मिक अल्पसंख्यक ढूंढेंगे, रिलीजियस, सॉरी धार्मिक नहीं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी ढूंढेंगे, वो रिलीजन विद इन इंडिया ढूंढेंगे या रिलीजन विद इन वर्ल्ड ढूंढेंगे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लैंग्वेज विद इन इंडिया ढूंढेंगे या लैंग्वेज विद इन वर्ल्ड ढूंढेंगे? अगर हम भारत के बाहर चले गए रिलीजियस माइनॉरिटी ढूंढने, तो आपको 1100 रिलीजन में एक हिंदू छोड़ के बाकी 1099 को रिलीजियस माइनॉरिटी बनाना पड़ेगा। आपने अगर लैंग्वेज सेम पैरामीटर रखा तो दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत की जो 15-20 भाषाएं हैं उनको छोड़ के बाकी लगभग 6400 भाषाओं को आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाना है। ये संविधान वालों का कहीं से कोई विचार नहीं था, ये संविधान सभा में ऐसा कोई हुआ नहीं। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के, मेरी PIL चल रही है, एक तो चल रही है कि धर्म और रिलीजन को डिफरेंशिएट किया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए। दूसरा, हमने ये कहा है कि ये मदरसा जो रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि दीनी तालीम सेंटर है, ये आर्टिकल 30 में नहीं आएगा। हमारा कहना है आर्टिकल 30 के नाम पे जो पूरे देश में फ्रीडम मिली हुई है, आप कुछ भी पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ, कौन वहाँ पे पढ़ने वाला सरकार ऑडिट नहीं कर पा रही है, कौन वहाँ पढ़ाने वाला सरकार ऑडिट नहीं कर पा रही है, सिलेबस को सरकार देख नहीं पा रही है, फंडिंग को सरकार देख नहीं पा रही है। हमारा ये कहना, इसका पूरा बेसिस ही गलत है। दीनी, आप रिलीजन को प्रमोट प्रोपोगेट करने के लिए आप अगर कोई सेंटर चला रहे हैं तो वो आर्टिकल 25 और 26 में आएगा, ना कि आर्टिकल 30 में आएगा। अब फायदा क्या होगा? आर्टिकल 30 में अगर हमने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार दिया है और अभी मिला हुआ है, मतलब एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो भी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में आएंगे, उसकी वजह से सरकार के हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 में कोई लिमिटेशन नहीं है। यही मदरसा अगर आर्टिकल 30 से उठ के आर्टिकल 26 में आ जाए तो सरकार के पास पूरी शक्ति आ जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 30 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में 3 लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मेरी इसी पे PIL चल रही है, विषय चल रहा है, लेकिन ये विषय भी जन सामान्य का विषय नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोग फाइनल फैसला मान के बैठे हुए। मानना भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल ठीक है। लेकिन और इस बारे में 3 जजों की, 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बेंच का फैसला भी आ चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट जजमेंट आया वो भी 7 जजों का है, उसमें भी उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। हालांकि वो 4-3 से किया, 4 जज ने बोला हाँ होना चाहिए, 3 ने बोला नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ने की बजाय अगर हम सीधे सीधे इस बात पे सफल हो गए कि रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में नहीं आएगा बल्कि आर्टिकल 26 में आएगा, तो केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के पास वो शक्ति आ जाएगी कि वो कानून बना सकें, वो ऑडिट कर सकें, वो फंडिंग देख सकें। वो जैसे बाहर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सर बाकी स्कूलों में टीचर बनने के लिए, उसको वो TET बोलते हैं उसको, वो TET मदरसों पे भी लागू हो जाएगी कि भैया वहाँ पे TET पास ही व्यक्ति आ पाएगा। आज की डेट में भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। ध्यान रखिए, धर्म को प्रमोट करने पे पैसा खर्च करने पे कोई रोक नहीं है।
मजहब को प्रमोट करने पे संविधान कहता है 1 रुपए खर्च नहीं किया जाएगा। मदरसों में धर्म प्रमोट नहीं होता, मदरसों में मजहब प्रमोट होता है। मदरसों में नारी तो नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रमोट नहीं होता। मदरसों में केवल और केवल इस्लाम प्रमोट होता है। फिर भी चूंकि मदरसे को आर्टिकल 30 में माना जा रहा है, सरकारें फंड दे रही हैं, मौलवियों का वेतन दे रही हैं, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं, मदरसा बोर्ड बन गया है जो पूरी तरीके से आर्टिकल 27 जो कहता है 1 रुपए खर्च नहीं करना, उसके खिलाफ है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। फिर से वही शब्द, धार्मिक शिक्षा देने पे कोई रोक नहीं है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने पे रोक है। आर्टिकल 28, मदरसा धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक शिक्षा नहीं देता। मैंने पहले कहा था धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है। मदरसे में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, सबको जोड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती। केवल और केवल जो मानेगा वो पाक, जो हमारी बात नहीं मानेगा वो नापाक, जो हमारी पुस्तक को मानेगा वो पाक, हम जिसकी इबादत करते हैं उसको मानेगा पाक, जो नहीं मानेगा नापाक। ये डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि आपको मजहबी तालीम नहीं देना है, मदरसे मजहबी तालीम हो रही है। चूंकि मदरसे मजहबी तालीम हो रही है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता आर्टिकल 28 के हिसाब से। आर्टिकल 29 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 29 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 मजहब फॉलो करने का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। ये 3 बड़े मिथ हैं जो कि गलत आर्टिकल 25 से 30 की गलत व्याख्या के कारण चल रहे हैं। इसलिए मैंने भाई साहब मिले अभी तो मैंने आग्रह किया था कि इस विषय पे एक अगर सारे कॉलेजेस में, हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर एक शुरू हो जाए। पिटीशन हमारी है, सारे उसमें जजमेंट हमने लिखे हैं, किस किस ग्राउंड पे ये गड़बड़ हो रहा है वो लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे जो हम बात कह रहे हैं इसके हमारे खिलाफ सारे जजमेंट हैं, इसलिए जल्दी से इसको डाइजेस्ट करने में एक बार दिक्कत आएगी, जल्दी से हजम नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो कह रहे हैं आर्टिकल 30 में अधिकार है। ये बड़ा विषय है जिस पे मुझे लगता है अगर हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकें, सेमिनार कर सकें, खासतौर पे कॉलेजेस में, और ख़ासतौर पे जहाँ लॉ कॉलेज हैं, जहाँ लॉ की लॉ फैकल्टीज़ हो, लॉ स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में अगर ये नैरेटिव हम शुरू करें तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में, साल में 2 साल में इस विषय पे हो जाएगा। प्राइमा फेसाई चूँकि नोटिस हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट एग्री कर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग हो उसके पहले एक देश में अगर इस पर नैरेटिव शुरू हो जाए कॉलेजेस में तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।